अवतार फायर एंड ऐश को देखते हुए सबसे आसान काम ये है कि आदमी बस पीछे टेक लगाकर इसके शानदार विजुअल्स में खो जाए और ज्यादा सवाल ना उठाए। फिल्म वाकई मुतासिर करती है, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे लम्हात आए जहां कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर हो क्या रहा है। मुमकिन है कि आखिरी 2 अवतार फिल्मों को देखे हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका हो, मगर इस बार एक्सोपैक्स के काम करने के तरीके ने खासी उलझन पैदा की। हमें अच्छी तरह याद है कि ये सूट्स क्यों ज़रूरी होते हैं। पेंडोरा का माहौल इंसानों के लिए जहरीला है, इसीलिए वहाँ बग़ैर हिफाजती निज़ाम के सांस लेना मुमकिन नहीं। लेकिन जब फिल्म के पहले हिस्से में बार बार स्पाइडर को ये याद दिलाया जाता है कि वो अपना बैकअप मास्क ज़रूर चेक करे, तो ये बात अहम बन जाती है। मसला ये है कि फिल्म इसकी वजाहत यूं करती है जैसे बस अचानक बैटरी खत्म हो जाती है और जान खतरे में पड़ जाती है। द वे ऑफ वाटर में स्पीयर्स की ज़रूरत का सिर्फ एक सरसरी हवाला दिया गया था। स्पाइडर जंग का यतीम था, लेबोरेटरी के लोगों ने उसे पाला और बस कहा गया कि अपना स्पीयर ले लो, मैं गाँव जा रहा हूँ। इसके अलावा इन चीज़ों को कभी ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई। पहले तो यही तासर था कि अगर स्पाइडर बाहर जाएगा तो उसके पास ऐसा मास्क होगा जो ज़रूरत के मुताबिक चलता रहेगा। हकीकत में इस मास्क का एक मुकम्मल सिस्टम होता है। ये एक होज के जरिए फिल्टर और पावर सप्लाई से जुड़ा होता है और इसमें एक हाई फ्लो वाल्व भी शामिल होता है जो पहनने वाले को इस काबिल बनाता है कि अगर पेंडोरा की हवा में सांस लेना पड़े तो वो गहरी सांस ले सके। पहली फिल्म में हमने जैक को यही सिस्टम इस्तेमाल करते देखा था जब नेटीरी ने उसे दम घुटने से बचाया था। फायर एंड ऐश में हर बार जब स्पाइडर को सांस का मसला पेश आता है, यही चीज़ दोबारा सामने आती है। मसला ये है कि अब ये सूरत हाल बार बार होने लगती है। जाहिर है ये सब स्पाइडर की नेविगेशन के लिए सेटअप है, मगर ये हकीकत के मास्क ज़्यादातर वक्त नज़रअंदाज किए गए और अचानक प्लॉट का अहम हिस्सा बन गए। थोड़ी सस्ती राइटिंग महसूस होती है। मज़ीद ये कि एक्सोपैक्स के पुराने वर्जन्स में फिल्टर नहीं होता था, बल्कि वो ऑक्सीजन पॉड्स पर चलते थे जो रीफिल के लिए इस्तेमाल होते थे। स्पाइडर जो सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है वो नहीं, जिससे ये सवाल भी पैदा होता है कि वो पानी के अंदर आखिर क्या फिल्टर कर रहा है। नावी साइज का इंसानी सामान कहाँ से आया? फायर एंड ऐश देखते हुए एक और बात नुमाया होती है और वो है इंसानी अशिया का नावी साइज में होना। पिछली फिल्मों में हमने बंदूकें और यूनिफॉर्म्स देखी थी, लेकिन इस बार तकरीबन हर चीज़ का एक छोटा नावी के मुताबिक वर्जन मौजूद है। यहाँ तक कि क्वारिज के लिए एक आरामदेह हुडी और उसके इराकिनान के लिए ख़ास तौर पर बनाया गया RDAC सैडल बैग भी। ये सवाल खुद ब खुद पैदा होता है कि ये सब आखिर बनाया कहाँ जा रहा है? क्या ब्रिज हेड सिटी में कोई ऐसी फैक्ट्री मौजूद है जो सिर्फ इसी मकसद के लिए काम कर रही हो? मंतकी तौर पर ऐसा होना चाहिए। द वे ऑफ वाटर में इसका एक इशारा दिया गया था जब जनरल आर्डमोर रिकॉम क्वारिज को शहर का टूर कराती है और स्वॉर्म असेंबलर्स दिखाती है, वो मशीनें जो सिर्फ 6 दिन में एक पूरी इमारत खड़ी कर सकती हैं। 1 साल में वो सब कुछ कर लिया गया जो पहले 30 साल में हुआ था। जब स्वॉर्म असेंबलर्स, 3D प्रिंटर्स और जदीद टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखा जाए तो ये मान लेना मुश्किल नहीं कि नावी इंसानी गियर के लिए भी एक प्रोडक्शन सेंटर बना लिया गया होगा। मसला सिर्फ ये है कि फिल्म हमें ये सब वाज़े तौर पर नहीं बताती और नाज़रीन को खुद ही अंदाज़ा लगाना पड़ता है। कहानी के लिए ये लाजमी नहीं, मगर एक ऐसी चीज़ ज़रूर है जो जहन में अटक जाती है। क्या अवतार बनाना ही छोड़ दिया गया? ये एक ऐसा सवाल है जो फिल्म सीरीज में कहीं गुम होकर रह गया है। क्या RDA अब भी अवतार बना रही है? पहली फिल्म में इस टेक्नोलॉजी की बड़ी तफसील से वजाहत की गई थी और बताया गया था कि ये प्रोग्राम कितना महंगा और पेचीदा है। यहाँ तक कि जैक को 26 ट्रिलियन मील दूर पिंडोरा भेजना इससे सस्ता था कि एक नया अवतार शुरू से बनाया जाए। इस प्रोग्राम के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार था वो एक बहुत बड़ी सरमायाकारी थी, लेकिन जैसे ही जैक नावी बन गया, ऐसा लगा जैसे इस सब को अचानक तर्क कर दिया गया हो। अगली 2 फिल्मों में RDA का फोकस सिर्फ जैक सली का शिकार करने पर रहता है। रिकॉम्स तैयार किए गए, मगर उनकी तादाद बढ़ाने के लिए मजीद अवतार फौजी बनाने के बजाय क्वारिज और उसके साथियों को इंसानी एक्सोसूट्स में भेज दिया गया। ये बात अजीब लगती है क्योंकि अगर ग्रेस का साइंसी प्रोग्राम खत्म भी हो चुका था तो भी RDA अपनी सरमायाकारी का बेहतर फायदा उठा सकती थी। ज्यादा अवतार बनाकर वो अपने ऑपरेशंस को पिंडोरा के दुश्मन माहौल से बेहतर तौर पर महफूज बना सकते थे। मगर फायर एंड ऐश के आगाज तक ऐसा लगता है जैसे सब ये भूल ही गए हों कि उनके पास ये सलाहियत मौजूद है। ईवा याददाश्तें और मालूमात का फैलाओ।
ईवा को हमेशा पेंडोरा की तमाम जिंदा चीज़ों को जोड़ने वाली ताकत के तौर पर दिखाया गया है, एक तरह का कुदरती नेटवर्क जो ज़मीन के माइसीलियम की तरह हर चीज़ के अंदर से गुजरता है। अजदाद की रूहों और इज्तिमाई याददाश्त के तसव्वुर के साथ ये तवक्को की जाती है कि इल्म नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहेगा। लेकिन फायर एंड ऐश हमें एक अजीब सवाल पर छोड़ देती है। गहरे समंदर में रहने वाली मखलूकात को स्काई पीपल के बारे में आखिर मालूम कैसे है? इससे भी पहले ज़रा पीछे जाकर देखें तो स्काई पीपल दरअसल वो नाम है जो नावी इंसानों को देते हैं, ख़ास तौर पर उमीटिकाया और मेटकाइना जैसे कबीले, जिन्हें हम अब तक अपना मरकज़ी हवाला समझते आए हैं। लेकिन ऐश क्लेन एक मुख्तलिफ दुनिया है। वो रीफ लोगों के साथ बैठकर कैंप फायर कहानियाँ शेयर नहीं करते। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि वेरून स्पाइडर को मास्क के बगैर सांस लेते देखकर हैरान कैसे हो जाती है, जबकि वो पहले ही स्काई पीपल के तसव्वुर से वाकिफ दिखाई देती है। ये उलझन मजीद बढ़ जाती है जब वो फौरन बाद ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसने कभी बंदूक देखी ही ना हो। अगर उसने छोटे गुलाबी इंसान देखे हैं तो यकीनन वो हथियारों के साथ भी देखे होंगे। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई ये जानता हो कि बिल्लियाँ खुद को चाट कर साफ करती हैं और फिर अचानक चीख उठे, ये दुम क्या चीज़ है। आप चाहें तो इसे नज़रअंदाज कर सकते हैं या ये फ़र्ज़ कर सकते हैं कि शायद वो बंदूकों के बारे में जानती हो मगर तजस्सुस या हैरत का इजहार कर रही हो। लेकिन असल कन्फ्यूजन तब शुरू होती है जब गहरे समंदर से स्क्विड्स उभरते हैं और कीरी उन्हें सबमरीन्स पर हमला करने का हुक्म देती है, ये कहते हुए कि स्काई पीपल को मार दो। सवाल ये है कि वो फ़ौरन इस ज़बान और इस मफ़हूम को कैसे समझ जाते हैं। क्वारिच, अचानक ज़बान का माहिर। अब बात करते हैं क्वारिच और मजमूई टाइमलाइन की। फिल्म के आगाज़ से ही हम देखते हैं कि क्वारिच अब नावी ज़बान रवानी से बोल रहा है। सतही तौर पर देखा जाए तो ये हैरानकुन नहीं लगता। वो एक चालाक, सीखने वाला किरदार है और हमेशा अपने दुश्मन को समझने पर यकीन रखता है। लेकिन ज़रा गहराई में जाएं तो ये बात खटकती है। जैक ने नावी ज़बान सीखने के लिए ग्रेस के साथ बाकायदा और सख्त ट्रेनिंग ली थी और ख़ुद जैक के अल्फाज में उसे ज़बान सीखने में कई साल लगे, कई साल। और याद रखें, फायर एंड ऐश द वे ऑफ वाटर के वाकयात के फौरन बाद शुरू होती है। शायद एक हफ्ता भी नहीं गुजरा होता। पिछली फिल्म में क्वारिच को थोड़ी बहुत नावी आती है, इतनी कि वो अपना मतलब समझा सके, मगर इतनी नहीं कि वो रवानी से बातचीत समझ सके। तो फिर अचानक क्या हुआ? क्या उसने कोई आखिरी रोजेटा स्टोन लेसन शॉर्टकट में मुकम्मल कर ली? क्या कोई डिलीटेड सीन है जहां उसका दिमाग किसी मैट्रिक्स अपडेट की तरह नई ज़बान डाउनलोड कर लेता है? फिल्म हमें इसका कोई जवाब नहीं देती और यही चीज़ इसे एक बड़ा सवाल बना देती है। लोवैक का कंफ्यूजिंग कैरेक्टर मोड। लोवैक पूरी फिल्म में अपने पिता की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करता दिखाई देता है। शुरू में उसे इस बात पर डांट पड़ती है कि वो अपना वॉकी टॉकी पहनना भूल गया है और जैक साफ अल्फाज में कहता है कि वो उस पर भरोसा नहीं कर सकता। आहिस्ता आहिस्ता लोवाक खुद को साबित करता है। आखिर में वो अपने वालिद का विंगमैन बन जाता है और आरडीए के खिलाफ लड़ाई में अहम किरदार अदा करता है। लेकिन इस सब के दरमियान वो एक ऐसा फैसला करता है जो इसकी सूरत हाल में कोई भी अक्लमंद शख्स नहीं करेगा। वो टुक को अकेला छोड़ देता है जबकि उनके इर्द गिर्द मुकम्मल जंग छिड़ी होती है। वो सब समंदर की तरफ भाग रहे होते हैं। कीरी पानी में छलांग लगाती है, इसके बाद स्पाइडर, फिर लोवाक जो अपने ख़ानदान का मुहाफिज बनने का अज़्म रखता है, अपनी छोटी बहन की तरफ मुड़ता है। आसमान से गिरते जलते हुए एयरशिप्स मंजर को रोशन कर रहे होते हैं। हर तरफ मौत बरस रही होती है और वो टुक से कहता है, हमारे पीछे मत आओ, और फिर वो पानी में कूद जाता है। टुक को एक चट्टान के पीछे छुपाकर इस उम्मीद पर छोड़ देता है कि कोई बम, मलबा या दुश्मन उसे ना देख ले। जैक को इस फैसले का कभी इल्म नहीं होता और आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है, मगर ये लम्हा वाकई सर खुजाने वाला है। फायर एंड ऐश में एवा कहाँ गायब है? सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि इस फिल्म में एवा इतनी गैर फाल क्यों नज़र आती है। फिल्म के ज़्यादातर हिस्से में एवा का कोई वाज़ेह किरदार सामने नहीं आता। सिर्फ तब जब कीरी खुद जद्दोजहद करते हुए उससे कनेक्ट करती है, एवा मुदाखिलत करती है। ये बात इसलिए अजीब लगती है क्योंकि द वे ऑफ वाटर में एवा नावी के दिफा में एक किलीदी किरदार अदा करती है। इस फिल्म में एवा बिल्कुल एक इम्यून सिस्टम की तरह काम करती है। जैसे ही आरडीए की गनशिप्स हिलेलुजा माउंटेन्स के करीब आती हैं, एवा इन्हें फ़ौरन पहचान लेती है और नावी को खबरदार कर देती है। यही सलाहियत आरडीए को रिकॉम्स बनाने पर मजबूर करती है, क्योंकि एवा किसी भी गैर मुकामी चीज़ को आसानी से डिटेक्ट कर लेती है। तो फिर फायर एंड ऐश में वो मदद करने में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाती?
3 घंटे से ज़ायद के रन टाइम में इसकी कोई वाज़ेह वजह बयान नहीं की जाती। वो अब भी पूरे इकोसिस्टम का मरकज़ है, तो ये मानना मुश्किल है कि वो अचानक लाताल्लुक हो गई हो। स्कोर्सबी का हैरान होना क्यों अजीब है? एक और लम्हा जो उलझन पैदा करता है वो है स्कोर्सबी का टोल्किन हमले पर मुकम्मल तौर पर हैरान हो जाना। ये सच है कि टोल्किन आम तौर पर लड़ाई नहीं करते, मगर हम उन्हें द वे ऑफ वाटर में लड़ते हुए देख चुके हैं और वो मंजर काफ़ी यादगार था। फायरीन, वो नौजवान टोल्किन जिससे लोवाक दोस्ती करता है, इसी पिछली फिल्म में सी ड्रैगन वेसल पर हमला करता है। और याद रखें, इन दोनों फिल्मों के वाक़यात के दरमियान सिर्फ 1 हफ्ते जितना वक्फा है, तो फिर स्कोर्सबी का इस हमले पर यूं चौंक जाना बिल्कुल बेमानी लगता है, खास तौर पर जब वो खुद उस वक्त वहां मौजूद था। सहलू की एक नई खौफनाक जहत। जब हमें पहली बार सहलू से मुतारिफ कराया गया था तो इसका मकसद बिल्कुल वाज़ेह था, नावी का दीगर मखलूक़ात से कनेक्ट होना, एक न्यूरल हैंडशेक की तरह। बाद में ये भी जाहिर हुआ कि नावी एक दूसरे से जज्बाती और रोमानवी तौर पर भी इसी ज़रिए से जुड़ते हैं। फायर एंड ऐश एक नया और खौफनाक पहलू सामने लाती है। वारांग कैदियों को टॉर्चर करने के लिए अपने क्रू के ज़रिए उनसे कनेक्ट होती है और उन्हें अपनी मर्जी के ताबे कर लेती है। ये बात मज़ीद भयानक इस वक्त हो जाती है जब वो बाद में उनके क्रूज़ काट देती है। ये सवाल खुला रह जाता है कि इस कंट्रोल के दौरान कैदियों के जहनों में क्या हो रहा होता है। क्या ये वाकई मर्जियों की जंग है जहां वारांग की मर्जी सब पर हावी हो जाती है? जब कैरी इसी तरीके से वारांग को कंट्रोल करती है तो ऐसा ही महसूस होता है, मगर फिल्म इसकी तफसील जानबूझकर मुबहम रखती है। वारांग का अचानक गायब हो जाना। वारांग फिल्म का शायद सबसे मजबूत नया इजाफा थी। तकरीबन 3 घंटे तक हम इसे एक खौफनाक पुरजोश विलन के तौर पर देखते हैं, लेकिन इख्तिताम पर वो बस अंधेरे में गायब हो जाती है। स्क्रीन राइटिंग के लिहाज से ये फैसला अजीब महसूस होता है। आप एक इतने ताकतवर किरदार को मुकम्मल क्लाइमैक्स क्यों नहीं देते? वो खुदकुश डाइव बॉम्बर्स की एक फ़ौज को काफ़ी देर तक लीड कर सकती थी, या कम से कम आखिरी लम्हात में अपनी पूरी ताकत दिखा सकती थी। उसे जिंदा छोड़ना बुरा फैसला नहीं, मगर उसका अंजाम ज़्यादा मुअस्सर हो सकता था। क्वारिज के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, मगर उसकी ओपन एंडेड मौत हैरानकुन है, क्योंकि इससे मुस्तकबिल की फिल्मों के दरवाजे खुले रहते हैं। वारांग के लिए भी शायद यही सोच थी, मगर वो कहीं ज़्यादा धूम से रुखसत हो सकती थी। फायर एंड ऐश एक शानदार बसरी तजुर्बा है, मगर इसकी कहानी कई जगहों पर सवालात छोड़ जाती है। ये सवाल फिल्म को बुरा नहीं बनाते, मगर ये ज़रूर जाहिर करते हैं कि इस दुनिया में अभी बहुत कुछ ऐसा है जिसकी वजाहत आना बाकी है।